कारगिल युद्ध के एक ऐसे हीरो से आज आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं जिन्होंने महज 19 साल की उम्र में पाकिस्तानी सैनिकों की 17 गोलियां खाई लेकिन मैदान नहीं छोड़ा, हार नहीं मानी, पीछे नहीं हटे और टाइगर हिल को फतेह करने का जो टास्क उनके जिम्मे था, अपनी जान की बाजी लगाकर उस टास्क को पूरा किया, टाइगर हिल को फतेह किया। परमवीर चक्र से सम्मानित योगेंद्र सिंह यादव, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार, जय हिंद। जय हिंद सर। बहुत सम्मान की बात है कि आज मैं आपसे बात कर पा रहा हूं। योगेंद्र जी, आपकी कहानी को हमने कई बार पढ़ा है, कई बार सुना है और आपकी जुबानी भी सुना है, लेकिन आज जनतंत्र टीवी के दर्शकों के लिए मैं चाहता हूं कि उस कहानी को आप अपनी जुबानी बताएं। और 19 साल की उम्र एक ऐसी उम्र होती है योगेंद्र जी, जब एक युवा यह सोच नहीं पा रहा होता कि अपने जीवन में मैं अगला कदम क्या लूं, अगला फैसला क्या करूं। वो अपने माता पिता से पूछता है, परिवार से पूछता है कि मुझे जीवन में करना क्या है। 19 साल की उम्र में योगेंद्र जी टाइगर हिल को फतेह करते हैं, एक युद्ध की दशा और दिशा बदल देते हैं। यह कैसे होता है? बिल्कुल, जो ये 19 साल की अवस्था है या ये 13 साल से लेकर के 19 साल की अवस्था, इसको युवा अवस्था कहते हैं। इस अवस्था में जो हमारे अंदर बॉडी के अंदर बहुत सारी चेंजिंग होती है, हमारी पावर, हमारी एनर्जी इस समय इतनी उफान पर होती है। अगर इस एनर्जी को सही से कन्वर्ट कर दिया जाए, दिशा दे दी जाए, तो जिस तरफ भी ये जाती है उस तरफ विजय ही विजय होती है। और ऐसा नहीं है कि मैं पहला इस देश का ऐसा व्यक्ति हूँ जिसने 19 साल या इतनी कम उम्र के अंदर ये ऐसा काम किया है। 14 साल की अवस्था में शिवाजी ने युद्ध भी जीते थे और अपने राज्य का उन्होंने एक संरक्षण किया था। ऐसे इस देश ये वीरों का देश है और हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि ऐसी धरती पर पैदा हुए जो जप की, तप की, ज्ञान की, विज्ञान की, पुरुषार्थ की, परमार्थ की, वीरों की, वीरांगनाओं की धरती है। इस धरती का कण कण तो शौर्य और वीरता से, पराक्रम से परिपूर्ण है। तो ऐसी धरती पर मनुष्य के रूप में जन्म लेना ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। और परम सौभाग्य मैं अपने आप को समझता हूँ कि मुझे इस देश की, इस भारत माँ की, इस मिट्टी की रक्षा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। क्योंकि हम जो देखते हैं आँखों से देखते हैं, लेकिन जो हम अपने हृदय से देखते हैं, उसको जीते हैं, तो वो हमारे अवचेतन मस्तिष्क में जाता है। इसी को बोलते हैं विजुअलाइजेशन, पावर ऑफ विजुअलाइजेशन। जो अवचेतन मस्तिष्क मनुष्य की बहुत बड़ी ताकत है, शक्ति है, उसका अगर सही से इस्तेमाल किया जा रहा है। तो मैं 6 क्लास 9-10 साल का बच्चा होगा, उस समय से एक विजुअलाइजेशन कर रहा था, एक सपने को जी रहा था, एक फौजी बनना है और युद्ध लड़ना है। क्योंकि ये भाव तब अंकुरित हुए जब मेरे पिता ने 65 और 71 के युद्धों की दास्तानों को बताया, स्कूल के अंदर किताबों में पढ़ाया कि एक हिंदुस्तान का अकेला सैनिक पाकिस्तान के 8-8 पैटर्न टैंकों को ध्वस्त करता है और 9वें पे निशाना लगाते लगाते मां भारती की गोद में सो जाता है। वो 21 साल का नौजवान जो 71 वॉर के अंदर पाकिस्तान के एक स्क्वाड्रन को ध्वस्त कर देता है और मैं मां भारती की गोद में वो भी समा जाता है। हंसते हंसते वो 21 साल का नौजवान फांसी के फंदे को चूम लेता है, गले में डाल लेता है और मां भारती के बीच गोद में सो जाता है। तो ऐसे लोगों की कहानियों को सुन करके, पढ़ करके वो भाव जागृत हुए। तभी तो 16 साल 5 महीने की अवस्था, 12th क्लास का छात्र था और मैं इस फौज में भर्ती होकर के चला गया। फौज में गया, 1 साल की ट्रेनिंग हुई। उसके बाद वो जो एक जुनून था, लड़ने की एक जो स्वप्न था, जो एक इच्छा शक्ति थी, वो इतनी जल्दी पूर्ण होगी ये मैंने कभी सोचा भी नहीं था। लेकिन मैं आप साथियों आपको बताना चाहता हूँ कि अगर जब हृदय से जीते हो ना, वो जो आत्मा है ना, सोल, वो परमात्मा का ही तो अंश है, जिसको अल्लाह वाहिगुरु का बोलते हैं। और अगर परमात्मा आपके सपनों में साक्षी हो गया है, उसमें शामिल हो गया है, तो वो सपना पूर्ण ना हो ऐसा असंभव है। और मैं ट्रेनिंग के 1 साल के बाद जब मैं कश्मीर में पोस्टिंग हुआ तो आज मुझे एहसास होता है, आभास होता है कि मैं गया नहीं था भाई, मुझे तो वहाँ मेरे परमात्मा ने भेजा था। क्योंकि उस धरती पर कुछ समय के बाद युद्ध होने वाला था। और क्योंकि हम तो इन आँखों से उतना देख सकते हैं जितना देखा जा सकता है,
लेकिन परमात्मा तो हमारे पूरे फ्यूचर को देख सकता है। उस बड़े युद्ध को लड़ने से पहले छोटे युद्ध का हिस्सा बनना बहुत जरूरी था, ताकि एक अनुभव हो सके, एक वहाँ से और टेक्निक मैं सीख सकूं। तो 1990 से तो हम हिंदुस्तान की फौज कश्मीर के अंदर उग्रवादियों के साथ, दहशतगर्दों के साथ एक युद्ध लड़ती आज तक चली आ रही है। उस युद्ध का हिस्सा बना, बहुत सारे टेररिस्टों को मारने का सौभाग्य भी मिला, और धीरे धीरे समय तो व्यतीत होता है, समय अपनी गति से चलता है। साथियों, समय की अपनी एक सीमा है, गति है, और इस गति से जब चलते हैं, अगर एक इंसान इस समय की गति के अनुसार अपने कदमों की चाल को चलता है तो वो जरूर अपने लक्ष्य तक पहुंच जाता है। बिल्कुल ठीक आपने कहा, लक्ष्य तक आप पहुंचे। और मुझे लगता है कि टाइगर हिल को फतेह करने की जो कहानी है, जो आपकी वीरता की कहानी है, उसे आज के युवाओं को एक बार नहीं, बार बार बताया जाना चाहिए, 1000 बार बताया जाना चाहिए, क्योंकि वो ऐसी कहानी है जो आपको प्रेरणा से भर देती है, जोश से भर देती है। मैं आपकी जुबानी जानना चाहूंगा, टाइगर हिल को फतेह करने का ये जो जज्बा था कि माइनस टेम्परेचर है, आसपास आपके साथी शहीद हो रहे हैं, आप मर गए हैं या नहीं, ये चेक करने के लिए पाकिस्तानी सैनिक गोली चलाकर चेक कर रहे हैं कि आपकी मौत हुई है या नहीं। ऐसी परिस्थिति में एक युवा योगेंद्र यादव कैसे उस जज्बे के साथ आगे बढ़ते हैं, वो पूरी दास्तान आज जनतंत्र टीवी के जरिए एक बार फिर से, एक पूरी पीढ़ी बदल गई है, उस तक ये दास्तान फिर पहुंचनी चाहिए। बिल्कुल, 25 साल हो गए, 25 साल, और अभी 26 जुलाई को 25 साल पूर्ण होंगे। मुझे वो पल याद है कि सबसे पहले हमने तोलोलिंग टॉप के ऊपर युद्ध लड़ा, और वो युद्ध 22 दिन तक उस पहाड़ी पे चला। 22 दिन के दौरान हमने अपने 2 ऑफिसर, 2 जूनियर कमीशन ऑफिसर और 21 जवानों को खोया। तब जाकर के 12 जून 1999 को उस तोलोलिंग टॉप के ऊपर हमने विजय पताका फहराया। उसके बाद फिर हमें टाइगर हिल का फतेह करने का टास्क मिला। टाइगर हिल द्रास सेक्टर की सबसे ऊंची चोटी थी, जिसकी ऊंचाई लगभग 17,000 फीट, पूरा द्रास सेक्टर डोमिनेट था। ऐसी पहाड़ी को पुनः प्राप्त करने के लिए हमारे बटालियन कमांडर कर्नल कुशाल चंद ठाकुर, उन्होंने एक विशेष युद्ध नीति बनाई, रणनीति बनाई, प्लानिंग किया कि किस तरह से हम इस पहाड़ी को पुनः प्राप्त कर सकते हैं। तो एक घातक प्लेटून, एज ए कमांडो टीम सिविल भाषा में कहते हैं, उसके बहुत सारे जवान शहीद हो गए थे। उन जवानों को की आपूर्ति के लिए कुछ जवानों का चयन हुआ। मैं दर्शकों, आपको, नौजवानों साथियों, आपको कहना चाहता हूं, बताना भी चाहता हूं कि व्यक्ति की पहचान किसी ओहदे या रैंक से नहीं होती है। व्यक्ति की पहचान उसके कर्म से होती है, उसके कार्य से होती है। मैं कोई विशेष शक्ति लेकर के धरती पर पैदा नहीं हुआ, बल्कि आप लोगों की तरह माँ के गर्भ से पैदा हुआ एक आम इंसान, किसान का बेटा था। उस समय तक इतनी पहचान थी कि 18 कैनेडियन ब्राउ कंपनी नंबर 5 प्लाटून के नंबर 1 सेक्शन का नंबर 1 जवान हूँ। लेकिन उस 22 दिन की तोलोलिंग की लड़ाई के दौरान हम 15 जवानों की एक टीम, जिसका काम था फॉरवर्ड में लड़ रहे जवानों को राशन और अम्निशन पहुंचाना। 22 दिन तक 15 में से 3 जवान हम ऐसे थे जो बिना कुछ खाए, बिना सोए, बिना रुके, बिना थके लगातार चलते रहे, और उसी काम से हमारी पहचान बनी कि तीनों सैनिक फिजिकली और मेंटली बहुत स्ट्रांग हैं। इनको इस टीम के अंदर शामिल किया जाए। इस तरह से मुझे उस टीम का हिस्सा बनने का सौभाग्य मिला, और मैं उस टीम का हिस्सा बन के अपने आप को गौरवान्वित महसूस किया, क्योंकि उस टीम को सबसे पहले टाइगर हिल टॉप के ऊपर हमला करना था। टीम के कमांडर लेफ्टिनेंट बलवान सिंह, हमें कुछ 1-2 दिन का रिहर्सल का समय मिला, और फिर हमने उस पहाड़ी पर चढ़ना शुरू किया। रात को चढ़ सकते थे, दिन में नहीं, क्योंकि दुश्मन दूर से दूर देखता था। इसलिए रात भर चलते थे, दिन भर पत्थरों में चुपचाप पड़े रहते थे, फिर रात भर चलते थे। इस तरह से 2 रात और 1 दिन चेहरे की स्किन फट गई थी, खून टपक रहा था, ऊपर से दुश्मन की भारी गोलाबारी थी। लेकिन हिंदुस्तान के ये जवान, हिंदुस्तान के ये बेटे कंधे से कंधा और कदम से कदम मिला करके उस टाइगर हिल टॉप के शिखर की तरफ बेखौफ अपने कदमों को बढ़ाते रहे। और तीसरी रात का वो मंजर आज मेरी आंखों के सामने ऐसे दरसता है, शायद वो कल की ही तो बात है। सुबह का वक्त होने वाला था, बिल्कुल 90 डिग्री की चट्टान जिस पर चढ़ना असंभव सा प्रतीत हो रहा था। रस्सियों के सहारे हमने चढ़ना शुरू किया। तो पत्थर तो गिरेंगे, हमारी भी आवाज हुई,
दोनों तरफ से फायर खुल गया। दुश्मन को एहसास हुआ, आभास हो गया कि हिंदुस्तान की फौज हमारे बहुत करीब तक आ गई है। तो फायर खुलते ही हमारी टुकड़ी का रास्ता कट ऑफ हो गया। केवल और केवल हम 7 जवान ही ऊपर चढ़ पाए। ऊपर चढ़े तो 7-8 मीटर का बिल्कुल प्लेन स्पेस, सामने फिर दुश्मन के 2 बंकर। हम 7 जवानों ने जाकर के आधाधुंध फायरिंग किया और उसमें बैठे हुए तमाम पाकिस्तानी सैनिकों को पल भर में मौत के घाट उतार दिया। टाइगर हिल टॉप वहाँ से 50-60 मीटर रहा था। तो टॉप पर तो भारी संख्या में उनकी फौज डिप्लॉयड थी। आधाधुंध हमारे ऊपर गोलाबारी हुआ। ऐसी परिस्थिति आई कि एक कदम आगे रखते हैं तब भी हेड शूट है और एक कदम पीछे रखते हैं तब भी हेड शूट है। लेकिन मैं नमन करता हूं इस देश की माओं को जो अपने बेटे और बेटियों को संस्कार स्वरूप कहती हैं कि सीने का दूध पिलाया है, सीने पर गोली खाना, कभी पीठ पर गोली मत खाना। तो हिंदुस्तान के बेटे और बेटियां अपने मां के वक्तव्य को सार्थक करने के लिए आज सीमा पर खड़े होकर के सीने पर गोलियां खाते हैं। फौज में भी एडवांस सिखाया जाता, विड्रॉल नहीं सिखाया जाता। इसलिए हम आगे बढ़ते रहे, लड़ते रहे और लड़ते लड़ते वो परिस्थिति, वो दृश्य भी आए जो आज तक सिर्फ आपने फिल्मों के अंदर देखा होगा, मूवी के अंदर देखा होगा कि गर्दनें कटती हैं, धड़ चलते हैं। मैंने उन पलों को जिया है, देखा है। मुझे वो पल आज भी याद है जब मैं सर से लेकर के पैर तक लहूलुहान था और मेरा साथी मुझे फर्स्ट एड करने के लिए अपनी फील्ड पट्टी की पॉलीथीन फाड़ने के लिए उसका हाथ यहाँ तक जाता है और उसको यहाँ पे गोली लगती है, इधर से पूरा सर निकल के बाहर हो जाता है। उसका हाथ पकड़ता हूँ, सर क्या हुआ, लेकिन एक शब्द तक नहीं बोल पाता। मेरी बगल में ऐसे बैठा हुआ मेरा ट्रेनिंग का साथी था, ग्रेनेडियर अनंतराम। मैं उसको बोला, यार सर को तो गोली लगी। क्या? ये उसका आखिरी शब्द था। उसको सीने में गोली लगती है, फेफड़ों से खून की फुहारें छूटती, मेरी गोद में आकर कैसे लेट जाता है। एक साथी आगे बढ़ा, वहीं पर एक बम गिरता है, उसकी यहाँ से गर्दन कट करके ज़मीन पर गिर जाती है। एक और साथी आगे आया, फिर एक और बम गिरता है, उसके दोनों हाथ दोनों पैर कट जाते हैं। जब शरीर के अंग कट करके ज़मीन पर गिरते हैं, किस तरह से उछलते हैं, तड़पते हैं, ये शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। और इस तरह से एक एक करके मैंने अपने तमाम साथियों को माँ भारती की गोद में सोते हुए देखा है, शहीद होते हुए देखा है। उनकी तरफ से तो मैं भी मर चुका था। उन्होंने, कमांडर ने, उसने बोला इनकी रीचेक तो कर लो, इनमें कम से कम कोई जिंदा तो नहीं रह गया है। वो आकर के गोलियां मारने लगे। इन आँखों से देख रहा था कि जब जवान हमारे जवानों की बॉडियों में गोलियां मारते थे तो बॉडी ऐसे उछलती थी ऊपर की तरफ। तो उसने सब सामने वाले को मारा, बगल वाले को मारा, उसकी बॉडी उछली। मैं इस तरह से पड़ा था, उसने फर्स्ट में यहाँ पे गोलियां मारी, पैर में गोली मारी। तो मैं देख रहा हूँ कि धुआं निकल रहा है। उस गोली की पीड़ा को चुपचाप बड़ा सहता रहा। उनको यकीन हो गया कि इनमें से कोई जिंदा ही नहीं है। फिर उन्होंने मानवीय क्रूरताओं का तांडव किया। हमारे जवानों की बॉडियों में बूट की ठोकरें, पत्थर और गालियां देनी शुरू कर। और ये तांडव बहुत देर तक चला। फिर उनके एक जो कमांडर था उसने बोला, नीचे जो हिंदुस्तान का पोस्ट है उसके ऊपर हमला कर डालो और इनके हथियार उठा लो। तो फिर उनका एक जवान दोबारा से गोलियां मार रहा था, एक वेपन उठा रहा था, तो ऐसी तरह से आने लगा। तो जब वो नज़दीक आए तब मन और मस्तिष्क के अंदर एक विश्वास पैदा किया, एक दृढ़ संकल्प किया कि अगर इसने सर और सीने में गोली नहीं मारी, चाहे मेरे हाथ पैर दोनों ही काट करके क्यों ना ले जाएं, मैं उफ तक नहीं करूंगा और मैं जिंदा भी रहूंगा। और मैं नौजवान साथियों आपसे कहना चाहता हूं, बताना भी चाहता हूं, आपने महाभारत कई बार देखी होगी, आपने पितामह भीष्म देखे होंगे कि उनकी जो दृढ़ संकल्प था, उनकी जो प्रतिज्ञाएं थी, वो प्रतिज्ञाओं से आप अपनी जो ज्ञानेंद्रियां हैं उनको एकत्रित कर सकते हो, अपनी मुट्ठी में कर सकते हो। और एक इंसान के पास शारीरिक शक्ति, मानसिक शक्ति, बौद्धिक शक्ति और स्पिरिचुअल शक्ति, चारों जो उनको एकत्रित करके आप अपने लक्ष्य को ही नहीं बल्कि अपनी मौत के ऊपर भी विजय प्राप्त कर सकते हो। आपने देखा होगा कि पितामह भीष्म का रोम रोम बाणों से छलनी हो गया था, लेकिन फिर भी उनकी मृत्यु नहीं हुई थी। तो ये आप भी कर सकते हो, आपका भी हो सकता है। और वही दृढ़ संकल्प था जिसकी बदौलत आज मैं आपके सामने बैठा हुआ हूं।
वो आया आकर के फिर भी बाजू में गोली मारी, पैर में गोली मारी, 2 कदम चला, रुक गया, वापस मुड़ा। मैं देख रहा हूं कि अब की बार तो ये सीने पे गोली मारेगा। लेकिन कहते हैं जाको राखे साइया मार सके ना कोई, और इस देश को भारत मां कहते हैं। ऐसे नहीं कहते, ये कोई कंकर और मिट्टी वाली जमीन नहीं है, ये सजीव है। मां भारती अपने बेटों की वीरता, शौर्य, पराक्रम, बलिदान को कभी दफन होने ही नहीं देती। किसी न किसी एक को जरूर माध्यम चुनती है। शायद इस मां भारती ने मुझे वो माध्यम चुना होगा कि उसके बेटों ने जो शौर्य, वीरता और पराक्रम दिखाते हुए जो बलिदान दिया है, उनकी शौर्य गाथा को दुनिया तक पहुंचा सकूं। तभी तो जब उसने गोली चलाई तो यहाँ पे पर्स रखा था, पूरी पैंट फट गई थी पत्थरों पे चलते चलते, तो यहाँ पर्स में भी कुछ 5-5 रुपए के सिक्के थे, शायद माँ भारती ने इकट्ठे कर दिए होंगे। वो गोली जाकर के उस पर टकराई, रिकोचिट होगी। लेकिन उस गोली के धक्के से आभास हुआ, एहसास हुआ, यार मैं तो मर गया हूँ। पाकिस्तान का दूसरा जवान आया, उसने आकर के मेरा हथियार उठा करके शायद जा रहा होगा, तो उसका पैर मेरे पैर से टकराया। तब एकदम से चेतना आई, लगा मैं तो जिंदा हूँ। तब एक अंतर्मन से आवाज़ है कि योगेंद्र अभी तक नहीं मरा तो अब मरेगा भी नहीं। मेरे पास एक हैंड ग्रेनेड बचा हुआ था, मैंने धीरे से अपना ग्रेनेड निकाला, उसकी पिन निकाल करके ऐसे फेंका, तो उस पाकिस्तानी जवान के जो कोट पहने हुए थे उसके हुड के अंदर जो गिरा, तो जब तक वो ग्रेनेड से को निकाल पाता, ग्रेनेड फट गया, उसका यहाँ से पूरा सर उड़ा, हमारे ऊपर आकर के गिर गए। उस धमाके से पाकिस्तान के जवानों में खलबली मची कि इनमें से तो कोई जिंदा है। कुछ बोले जिंदा नहीं, नीचे से रीइंफोर्समेंट आ रही है। बस चारों तरफ से गोलियों की बौछारें शुरू हो गई। वही एक मौका था मेरे पास। मैंने दोनों हाथों से उसकी राइफल को उठाने की कोशिश करी, लेकिन ये हाथ तो हिला ही नहीं, क्योंकि सट की यहाँ से यहाँ तक पूरी हड्डी निकल के बाहर थी। कंधा कंधा हिला। इस हाथ से झपट्टा मार करके उसकी राइफल को उठाया, फिर ऐसे फायरिंग किया और 4-5 पाकिस्तानियों को पल भर के अंदर मौत के घाट उतार दिया। इस हाथ से पलटा खाया, फिर दूसरे पत्थर से फायर किया, तीसरे पत्थर से फायर किया, 3-4 जगह से जब फायरिंग किया तो उनको लगा कि यहाँ पर अकेला नहीं है बल्कि नीचे से रीइंफोर्समेंट आ गई है। फिर वो भाग खड़े हुए, उनके हौसले परास्त हो गए। बेबस और लाचार था क्योंकि चल नहीं सकता था, लेकिन हताश और निराश नहीं हुआ, आस्था और विश्वास से भरा हुआ था। फिर घिसटता हुआ, रेंगता, फायर करता, 4-5 मीटर तक उनके पीछे फायर करता हुआ गया। तो 4-5 मीटर जाने के बाद देखता हूँ तो सामने तो उनका लंगर चल रहा, उनके लिविंग टेंट लगे हुए, उनकी वेपन की डिप्लॉयमेंट, और वो सब कुछ देखता हुआ बहुत देर तक वहाँ पर पड़ा रहा। फिर जहन के अंदर पागलपन छाया, योगेंद्र तुझे तो नीचे जाना है, पोस्ट को भी बचाना है। फिर पूरी शक्ति को एकत्रित किया, धीरे धीरे घिसटता घिसटता अपने साथियों तक पहुंचा जहां पर वो शहीद हो रखे थे। फिर मन में आया कि एक यार इनमें से कोई जिंदा तो नहीं है। एक एक साथी को गोद में रख करके देखता रहा तो किसी का ये पूरा सर फट गया था, किसी के पूरे फेफड़े निकले हुए बाहर थे। एक एक को देख करके रोता रहा, बहुत देर रोया। 19 साल की अवस्था, 2.5 साल की सर्विस, ऐसे छत विछत अवस्था में पड़ी हुई डेड बॉडियाँ, और ये 19 साल का लड़का उनके डेड बॉडियों के बीच पड़ा हुआ था। ये भी पता नहीं कि हिंदुस्तान किधर है, पाकिस्तान किधर है, जाना है तो कहाँ जाना है। जिधर नज़रें उठाता उधर पहाड़ और बर्फ़ के सिवा कुछ भी नज़र नहीं आता। बहुत देर रोया। जब हम मन से रोते हैं तो शायद हम अपने आप से कनेक्ट होते हैं, क्योंकि हम तो ये शरीर तो है नहीं, हम तो एक सोल है, आत्मा है। रोते रोते शायद हम अपने आप से कनेक्ट ज़रूर होते हैं। एक बार मैं उस समय रोया, इतनी शायद भावों से रोया होऊंगा। मैं अपने आप से कनेक्ट हुआ, और जब मैं अपने आप से कनेक्ट हुआ तो मैं अपने परमात्मा से कनेक्ट हो गया, और जब परमात्मा से कनेक्ट हुआ तो उस बंसी वाले से कनेक्ट हो गया, उस सुदर्शनधारी से कनेक्ट हुआ, और तुरंत आवाज़ आई, योगेंद्र बेटे इस नाले से नीचे की तरफ चला जा। लेकिन ये मन है ना, ये मन कभी किसी चीज़ के ऊपर स्थिर नहीं रहता है, भ्रमित करता है। ये इस मन ने तुरंत पूरे भावों को दर्द पर ला करके समेट दिया कि तेरे तो हाथ में दर्द हो रहा, असहनीय पीड़ा होने लगी, एहसास करा दिया। हड्डियां टकरा रही थी तो असहनीय, ऐसे बांधने की चेष्टा करने लगा, बंध नहीं पा रहा है। सोचा कट गया, तोड़ करके फेंक, ऐसे पकड़ करके झटका मारा, तोड़ने की कोशिश करी, टूटा नहीं। फिर इसको उठाया, पीछे कमर पे फेंका,
बेल्ट में फंसाया। लेकिन जब हम एक बार परमात्मा से कनेक्ट हो जाते हैं तो परमात्मा कभी हमको डिस्कनेक्ट नहीं होने देता। उसको भी लगा शायद इग्नोर कर रहा है। दोबारा से आवाज आई, योगेंद्र बेटे इस नाले से नीचे की तरफ चल जा। क्योंकि उस समय बस एक ही भाव था कि लहू बहे तो बहे, सांस चले या ना चले, लेकिन मेरा राष्ट्र चलना चाहिए, मेरा राष्ट्र बढ़ना चाहिए। इस भाव के साथ उस नाले में लुढ़क गया। 500 मीटर उस पहाड़ी पर पत्थरों में रोल करते हुए नीचे आया। ऐसे गड्ढा आ गया, एक हाथ से पत्थर पकड़ करके लटका हुआ था। तब मुझे लगा कि यार मैं पाकिस्तान की तरफ तो नहीं आ गया हूँ। नीचे देखा, मेरे साथी नज़र आए, उनको आवाज़ दिया तो वहाँ से दौड़ करके मेरे साथी ने मुझे उस नाले से निकाला। तो जिस तरह आप देखते हैं ना फिल्मों के अंदर ग्रेनेड फटता है तो पूरे कपड़े फट जाते, सेम कंडीशन थी। कोई कह ही नहीं रहा था कि जिंदा रहेगा, सबको था कि थोड़ी बहुत देर के बाद में मर जाएगा। मैं उनसे पानी मांगा, सर थोड़ा सा पानी पिला दो। बोला अभी लेके आ रहे हैं। फिर जो मेरे टीम कमांडर थे वो आ गए, उनको ऊपर का वृतांत बताया। सर ऊपर सब खत्म हो गया है, अभी इस पोस्ट के ऊपर हमला होने वाला, इस पोस्ट को कैसे करके बचा लो। कमांडिंग ऑफिसर को सूचना दिया तो कमांडिंग ऑफिसर ने बोला इस लड़के को जल्दी से जल्दी पहुंचाओ। सुबह 5:30 बजे से युद्ध शुरू, लड़ाई शुरू हुई थी। ये 1:30 बज गया था दिन का। 2:30 बजे तक शायद मैं नीचे आया था। वहाँ से कोई ऐसे साधन संसाधन नहीं होते जो फॉरवर्ड में जवान लड़ते हैं। तो जवान मुझे कंधे पे डाल करके पीछे की तरफ ला रहे थे। फर्स्ट एड तो हुआ था लेकिन इतना खून बह चुका था कि दिखाई देना बिल्कुल बंद हो गया था। तो उन्होंने बोला बेटा मेरे को पहचानता मैं कौन हूँ? साहब दिखाई नहीं दे रहा लेकिन आवाज़ सुनाई दे रही है। बोला तेरा कमांडिंग ऑफिसर कर्नल कुशाल चंद ठाकुर। जय हिंद साहब, बहुत तेज सर्दी लग रही है। तो उन्होंने अपने टेंट के अंदर लेटाया, 3-4 स्टॉप जलवाए, थोड़ी सी गर्मी महसूस हुई। तब बोले कुछ बता सकता है? मैं कहा हाँ साहब बता सकता हूँ। तब ऊपर की घटना का तमाम वृत्तांत उनको बताया। ऊपर की जो भी इन्फॉर्मेशन मैं देख पाया था, उनका डिप्लॉयमेंट, उनके वेपन्स, उनके बारे में उनको सूचित किया, बताया सर ये है वहाँ पर है। बोला जवान की रिक्वायरमेंट क्या है? साहब जवान की रिक्वायरमेंट अम्यूनिशन और फील्ड पट्टी की है। खाने के लिए पर्याप्त होता है? सब भूख ही नहीं लगती है। 72 घंटे से भी ज़्यादा का समय हो गया था। एक बड्डी पेयर, हमने ये पार्ले जी वाले बिस्किट थे, आधा बिस्कुट का पैकेट खाया था, आधा तो बैलेंस था। सर भूख ही नहीं लगती है। क्योंकि मैं ये एहसास किया, आभास किया कि जो हम भोजन खाते हैं ना, ये हमारी मसल्स को मजबूत बनाता है। लेकिन आप जब कर्म की साधना करते हो तो ये आपकी आत्मिक शक्ति को बढ़ाती है, और आत्मिक शक्ति आत्म बल को बढ़ाती है, और आत्मविश्वास से परिपूर्ण होते हो तो आपकी भूख तो वो खत्म कर देता है। वो आत्मिक शक्ति है जो आपको लक्ष्य तक लेकर के जाती है। बस इतना कहते कहते तभी डॉक्टर ने इंजेक्शन लगा दिया। फिर पता नहीं मैं कहाँ पर हूँ। 3 दिन के बाद होश आया, देखा पंखा चल रहा है, तो पता चला कि श्रीनगर हॉस्पिटल में हूँ। वहीं पर सूचना मिली कि उसी रात को दोबारा से हमारी टीम ने हमला किया और बिना किसी कैजुअल्टी के उस टाइगर हिल टॉप के ऊपर विजय पताका फहरा दिया। इस एक घटना ने इस युद्ध की दिशा को, दशा को कैसे बदल दिया, यह भी बताइए। बिल्कुल, क्योंकि जो हमारे देश की जो सेना है इसके पास अनुभव है, हर क्षेत्र में काम करने का एक्सपीरियंस है, और ट्रेनिंग इतनी सख्त है, और लीडरशिप क्वालिटी बहुत उच्च कोटि की है। जब उच्च कोटि की प्लानिंग हमारी लीडरशिप होगी, हमारा जो नेतृत्व कर रहे होंगे वो अच्छी प्लानिंग कर सकते हैं। जब अच्छी प्लानिंग होगी तो जो टीम लीडर है वो अपने जवानों की काबिलियत और कमजोरी को अच्छे तरीके से समझता है, जानता है, और तभी तो वो जवान को सही समय पर, सही जगह पर, सही वेपन के साथ डिप्लॉयड करके अपनी जीत हासिल करता है। तो मुझे मेरा प्लाटून हवलदार मदन, जो उन 7 बंदों में शामिल था, उन्होंने अपने 7 जवानों को 5 घंटे तक लड़ा दिया था। वो उनका 24 साल का अनुभव था इस फौज का काम करने का। उनके पास वो जुनून था, जज्बा था, नाम और नमक और निशान
जो एक फौज का मूल मंत्र होता है कि मैं रहूं या ना रहूं, मेरे रेजिमेंट का निशान, मेरे देश का निशान हमेशा आकाश में गूंजना चाहिए, फहरना चाहिए। उसके लिए लड़ता है एक सैनिक, अपने साथी के लिए लड़ता है, अपनी पलटन के लिए लड़ता है और अपने देश के लिए लड़ता है। 19 साल की उम्र इतनी छोटी उम्र होती है, इतना कम अनुभव होता है, इतना कम दुनिया को देखा होता है। 19 साल की उम्र में जब आपने टाइगर हिल को फतेह करने जैसी एक बड़ी जिम्मेदारी निभा दी, तो आपको लगा कि कितना बड़ा काम कर दिया, उसका एहसास कब हुआ? नहीं, ये कोई बड़ा काम नहीं था, क्योंकि जो फौज ने ट्रेनिंग सिखाई थी उस ट्रेनिंग का इम्प्लीमेंटेशन का सही समय मुझे मिला, उसका उपयोग मैं कर पाया। और बड़ा कहने में मैं अपने आप को नहीं उसका उचित समझता हूँ, क्योंकि ये कोई कर्म नहीं था, ये एक भारत माँ की सेवा थी। और जननी और जन्मभूमि का कर्ज जीवन पर्यंत एक बेटा कभी नहीं उतार सकता है। लेकिन मुझे सौभाग्य मिला कि मैं अपने लहू की कुछ बूंदों से माँ भारती के आंचल पर जो दुश्मनों ने धब्बे लगाए थे उसको धो सकूं। ये थोड़ा सा कर्म करने का मुझे मौका मिला। और ये सब शिक्षा, संस्कार और जो हम सदाचार के जो भाव होते हैं, जो हमें ट्रेनिंग होती है, जो इन्वायरमेंट होता है, उससे ही एक बच्चे के अंदर वो शक्ति, वो ताकत, वो सामर्थ्य पैदा होती है और तभी वो कर पाता, क्योंकि उसमें जुनून पैदा हो जाता है। और जुनून पागलपन होता है। मुझसे कई लोगों ने पूछा है, यार बहादुरी को अगर एक शब्द में अगर जो है डेफिनेशन, उसकी परिभाषा दी जा सकती है तो कैसे हो सकती है? पागलपन। फौजी पागल होता है क्योंकि वो फौजी अपने काम के लिए पागल होता है, अपनी धरती माँ के लिए पागल होता है और सच में प्रेमी भी होता है। और प्रेम तो बोलते हैं ना लोग, प्रेम तो पागल हो कर देता है। हाँ सही, पागल है। हमारे लिए, इस सैनिक के लिए वतन से खूबसूरत कोई महबूबा नहीं होती। और जब प्यार और वार, इसमें हर चीज़ जायज़ होती है। तो जिस तरह से एक प्यार में एक इंसान अपने आप को समाहित कर देता है, और वो प्यार कोई आकर्षण नहीं होता, प्यार तो दर्शन होता है। और उस प्यार को अगर समझना है तो मीरा से समझना, एक सैनिक से समझना कि वो भारत माँ के लिए कितना मोहब्बत करता है, अपने लहू की हर बूंद को और जीवन की हर सांस को इस भारत माँ को लुटा देता, समर्पित कर देता है। ये भाव, इस संस्कार इस मिट्टी से पैदा हुए हैं। 19 साल की उम्र में 17 गोलियां खाना, वो भी माइनस टेम्परेचर में, जब आपके आसपास आपके साथी शहीद हो रहे थे। रिकवरी में कितना समय लगा था और वो गोलियां कहां कहां लगी थी? कैसे उन गोलियों के लगने के बाद आपने अपने आप को संभाला? हमारे जीवन में एक छोटी सी मुश्किल आ जाए तो हम इतने परेशान हो जाते हैं। माइनस टेम्परेचर में 17 गोलियां आपके शरीर में लगी हैं और वहां से उठ खड़े होना, ये तो चमत्कार जैसा है। हाँ बिल्कुल, एक ये परमात्मा का चमत्कार ही कह सकते हैं। और इसमें एक, मैं बार बार कहता हूँ कि एक जो फौज सिखाती है, डिसिप्लिन सिखाती है। फौज उसको ट्रेनिंग दे करके उसको इतना डिसिप्लिन करती है, उसके अंदर एक साहस, जोश, जुनून और जज्बा पैदा करती है। और वो सैनिक पूर्ण रूप से अपनी भारत माँ के लिए, अपनी रेजिमेंट के लिए, अपनी सेना के लिए समर्पित हो जाता है। वो जो समर्पण का भाव है, मैंने इसको एहसास किया कि जब समर्पण के भाव में आप जीते हो, कोई कर्म करते हो, चाहे आपकी ये शक्ति, शरीर की शक्ति समाप्त भी क्यों ना हो जाए, क्षीण क्यों ना हो जाए, लेकिन आपका आस्था और विश्वास उस कर्म पे बना हुआ है, तब उसी कर्म में परमात्मा भी शामिल हो जाता है। इस परमात्मा की शक्ति और समर्पण के भाव से ही मैं उन इतनी गोलियां लगने के बाद वहाँ से खड़ा हो पाया, लुढ़क पाया, और तब जाकर के मैं हॉस्पिटल में भी अपने आप को तब ठीक कर पाया 16 महीने में, क्योंकि मेरे अंदर एक विश्वास था, ठीक होना है, अपने साथियों के पास पुनः वापस जाना है। एक पॉजिटिव थॉट था, एक पॉजिटिव एनर्जी थी, क्योंकि पॉजिटिव थॉट इंसान को ताकत देता है, बढ़ाता है, उसकी आत्मबल को बढ़ाता है। तो इसलिए जीवन में हमेशा कोई भी परिस्थिति हो, वो परिस्थिति आपको तोड़ने के लिए नहीं होती,
आपको वो आपकी सामर्थ्य को आकलन करने के लिए होती हैं। और जो इन परिस्थितियों, चुनौतियों और समस्याओं को सीढ़ी बना करके चलता है, वही तो सफलताओं के मुकाम पर पहुंचता है। यही मैंने सीखा है, मैंने देखा है। जहां तक मैंने जाना है, कुछ ही वक्त हुआ था आपकी शादी को और उसके तुरंत बाद युद्ध में जाना पड़ा। बिल्कुल। कभी मन में सवाल आया कि अभी अभी शादी हुई है, परिवार की तरफ से कुछ कहा गया हो कि अभी तो शादी हुई है, अभी सीधे युद्ध में? नहीं, बिल्कुल। शादी के सही 15 दिन के बाद, सिर्फ 15 दिन? सिर्फ 15 दिन। 5 मई की शादी थी और 20 मई को मैं वापस पहुंच गया था। तो क्योंकि मैंने ये किसी का दबाव में आकर के फौज को ज्वाइन नहीं किया था, ये तो मेरे जीवन का एक सपना था कि फौजी बनूं और एक युद्ध लड़ूं। 6 क्लास से उस सपने को जी कर के बड़ा हो रहा था और आज वो सपना साकार होने वाला था। तो एक बच्चा जब वो चीज़ देखता है और आज उसके प्रत्यक्ष रूप से सामने आती है, तो शायद उसकी खुशी का ठिकाना उसके में को शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता है। घर वालों को भी, क्योंकि उस समय इतना टीवी नहीं थे, रेडियो का एक माध्यम समाचार पत्रों का ही तो था, तो इतना गांव में भी प्रचार प्रसार या तब तक नहीं हो पाया था, पता नहीं चला था। और मेरे जाने के बाद मैंने चिट्ठी लिखा, तो तब तक फिर ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया में ज़्यादा से ज़्यादा इसके जो है युद्ध की खबरें चलने लगी। तब घर वालों को पता चला कि हाँ, तो वो तो उस युद्ध में चला गया है। चिट्ठी में लिखते थे, क्योंकि जो चिट्ठियाँ होती थी ना सर, वो आँखों से पढ़ते थे, दिल में उतरती थी। आज तो मोबाइल आ गया, कान से सुनते माइंड में जाता है, दिल में तो कभी उतरता ही नहीं है। तो उन चिट्ठियों के माध्यम से घर वालों को सूचना दिया कि मैं ठीक हूँ। और फिर घर वाले की चिट्ठी डेली आने लगी। मैं रोज़ चिट्ठी लिखता था, लड़ते भी थे, रात को चिट्ठी भी लिखते थे, सुबह पोस्ट भी करते थे। यही एक फौजियों का वो जीवन होता है, आपस में मजाक भी करना है। और ये भी मालूम था कि मर जाएंगे, शहीद हो जाएंगे तो गवर्नमेंट इतने पैसा देगी, ये भी सुनते रहते थे। लेकिन पैसा का माध्यम नहीं होता, पैसे से नहीं फौजी लड़ता है, क्योंकि वो फौजी तो सिर्फ उसको अपनी ड्यूटी के लिए लड़ता है और उस अपने कर्तव्य और दायित्व के पथ पर अपने आप को समर्पित करता है। तो यही एक फौजी का जो है विचार, भाव, भावनाएं होती हैं, तभी तो वो हर क्षेत्र में, हर परिस्थिति में अपने आप को खड़ा कर पाता है। क्योंकि उसको मालूम है कि जो पत्नी है, बच्चा है, माँ है, बाप है, भाई हैं, यही नहीं है, पूरा देश उसका परिवार है। क्योंकि जब फौजी एक लड़ता है, एक सेना जब युद्ध लड़ती है, तो वो अकेला नहीं लड़ता है, उसका परिवार भी लड़ता है, उसका देश भी उसके साथ में लड़ता है, भावनात्मक रूप से उसके साथ में खड़े होते हैं। तो फिर वो क्यों सोचे उनके बारे में। आपने कहा 16 महीने लगे रिकवरी में। जीवन कितना बदल गया इस घटना के बाद, और उन 16 महीने के रिकवरी के दौरान क्या सोचते थे, कैसे अपने साथियों के बीच फिर पहुंचे? बिल्कुल 16 महीने में बस यही सोचता था कि जल्दी से ठीक हो जाऊं, अपनी पलटन में वापस जाऊं, अपने साथियों से वापस मिलूं। और यही सोचते सोचते 16 महीने में जब जाकर के मैं ठीक हुआ और फिर मैं पहुंचा, तो अपनी पलटन में अपने साथियों से जब मुलाकात किया, तो एक नया इन्वायरमेंट क्रिएट हो गया था, बहुत बदलाव हो गया था। क्योंकि उस समय एक गनेडियर योगेंद्र सिंह यादव को परमवीर चक्र से सम्मानित भी किया जा चुका था। उनके लिए उनका साथी जब परमवीर चक्र लेकर के जब पलटन में पहुंचता है, तो उस खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। और आज भी मैं अब जब पलटन में जाता हूं, तो मेरे साथ के जो भर्ती हैं, अभी 1-2 बचा है पलटन में, वो एक अलग सर फीलिंग्स होती है। जब से जीवन बहुत ज़्यादा बदली हुआ, क्योंकि एक जवान को, एक नॉर्मल सैनिक को कभी स्कूल, कॉलेज या मीडिया के साथ इंटरेक्ट करने का कभी भी जीवन में मौका नहीं मिल सकता है। लेकिन उस समय के बाद मीडिया के साथ, स्टूडेंटों के साथ, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, IIT, IIM, इन छात्रों छात्राओं से मिलने का मौका मिला है। और मैं ज़रूर ये बताना चाहूँगा कि मुझे पहली बार जब मेरे क्षेत्र ने मेरा सम्मान किया हो, तो 40-50 हज़ार लोग एकत्रित थे। मैं कभी स्कूल के अंदर क्लास में खड़ा नहीं हुआ, और 40-50 हज़ार की भीड़ को देख करके जब लोगों ने बोला कि आप संबोधन करो, मेरे तो हाथ से माइक कांप रहा था, पैर कांप रहे थे। मैं सिर्फ 2 वर्ड बोल पाया था कि आप लोग जो यहाँ पर आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।
इतना ही मैं कह पाया था। लेकिन फिर लगा नहीं, मुझे पढ़ना चाहिए। फिर मैं 12th किया, बीए किया, बीएड किया, आर्मी के 2 कोर्स किए और आर्मी में 8 साल इंस्ट्रक्टर पद पर रहा। और तब जाकर के मैं आज देश के तमाम शैक्षणिक संस्थानों में, उच्च शैक्षणिक संस्थानों में जाकर के अपने नौजवानों को ये शौर्य सुनाने का जो मेरा कर्म है, आज यही मेरा धर्म है, इसको पूर्ण कर पा रहा हूं। 1999 से अब आते हैं 2024 पर और बात करते हैं आज की भारतीय सेना की मजबूती की, ताकत की। आज भारतीय सेना को कितना बदला हुआ आप पाते हैं। जो आत्मनिर्भरता का नारा दिया गया है, क्या वाकई भारत की सेना आत्मनिर्भर होने के ट्रैक पर बिल्कुल ठीक चल रही है? और जिस तरह की चुनौतियों का हम सामना कर रहे हैं, कितने तैयार हैं हम? बिल्कुल, क्योंकि ये 25 साल हो जाने और 25 साल में बहुत बदलाव आया है। नए इक्विपमेंट आए हैं, नए वेपन आए हैं, नई टेक्नोलॉजी आई है और जवान जो ट्रेनिंग का तरीके बदल गए हैं, टैक्टिक्स के तरीके बदल गए हैं। क्योंकि जब नया इक्विपमेंट, नया वेपन्स आते हैं तो उनकी अलग हैंडलिंग होती है, लड़ने के तरीके बदले होते हैं। क्योंकि पूरा ही विश्व का एक माहौल चेंज होता चला जा रहा है, पूरा विश्व एक प्रगति करता हुआ चला जा रहा है, नई टेक्नोलॉजी की क्रांति आई है। तो जवानों का भी जो चयन प्रक्रिया है उसमें भी बदलाव आया। तो बहुत सारी चीज़ें आई हैं और ये आज हम, चाहे हम वेपन के साथ में हों, चाहे हम टेक्नोलॉजी के साथ में, चाहे इक्विपमेंट के हों, चाहे अपनी ट्रेनिंग का हो, चाहे अपनी लीडरशिप का, चाहे जवानों के जोश, जुनून और जज्बे का हो, ये दिन प्रतिदिन बढ़ता हुआ चला जा रहा है। 1947 से लेकर के 2024 तक भारतीय सेना ने जब जब युद्ध लड़ा है, तब तब एक नया इतिहास इस भारतीय सेना में, भारत के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में अंकित किया है। 47 में जो युद्ध लड़ा, उससे कहीं ज़्यादा बढ़कर के हमने 62 में एक स्वर्णिम इतिहास लिखा। राजांगला का युद्ध दुनिया से छुपा नहीं है। हिंदुस्तान के 114 वीर जवानों ने चाइनीज के 3000 सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया था। 1965 में हिंदुस्तान के जवानों ने एक नया स्वर्णिम इतिहास लिखा। 1971 का आप जानते हैं कि एक देश के 2 टुकड़े कर दिए और 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों को सरेंडर करने पर विवश कर दिया। आपने देखा 1999 में जो दुनिया की सबसे ऊंची हाईएल्टी के ऊपर हिंदुस्तान की फौज ने लड़ाई लड़ी और एक नया स्वर्णिम इतिहास रच दिया। और आज अगर भविष्य में कोई ऐसी चुनौती मिली तो 1999 से भी बढ़कर के ये हिंदुस्तान की फौज, हिंदुस्तान के ये सैनिक एक नया स्वर्णिम इतिहास का अध्याय लिख देंगे। इतना बदलाव हो गया है। बिल्कुल, भारतीय सेना आज अगर मजबूत है तो वो आप जैसे शूरवीर सैनिकों की वजह से है, जो मां भारती की सेवा में अपनी जान की बाजी लगा देते हैं। आपके जीवन की कहानी, टाइगर हिल को फतेह करने की दास्तान, आपका एक एक शब्द, आपका एक एक वाक्य करोड़ों युवाओं के लिए प्रेरणा है। बहुत बहुत शुक्रिया योगेंद्र सिंह यादव जी हमसे बातचीत के लिए। इसी के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है।